मैं एक अल्कोहलिक हूँ, मेरा नाम जीवन है। ईश्वर की कृपा से और अल्कोहलिक्स एनोनिमस से जुड़े रहने के कारण आज के दिन मैंने शराब नहीं पी है और मैं खुश हूँ और जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ। आज का विषय बड़ा इत्तेफाक है। पहले मुझे इसी विषय पर ग्रेटिट्यूड पे संडे को बोलने कहा गया था, फिर आज का शेरर किसी कारण से एब्सेंट हो गया और मुझे कहा गया क्या आप बोल सकते हैं। मैंने कहा मेरा सब्जेक्ट वही रहेगा। इसके पीछे कारण ये था कि अभी 2 दिन पहले मैंने 28 जून को 36 साल पूरे किए हैं, तो इसे मैं ग्रेटिट्यूड डे करके ही मना लेना चाहता और मैंने इसे ईश्वर की इच्छा समझ के स्वीकार कर लिया। शुरू शुरू में मैं आया ए में, तो मैं बार बार सुनता था ईश्वर की इच्छा और ईश्वर की कृपा, ये दो शब्द बार बार चर्चा में आते थे। तो मुझको लगता था ये दोनों चीज तो अलग अलग होना चाहिए और मुझे कोई जवाब नहीं दे पाता था। तो आखिरी में एक दिन जब मैं 86 में ए में आया, 87 में जीएसओ आई, तो उसकी 6-6 महीने में कॉन्फ्रेंस होती थी और ऑब्जर्वर अलाउड थे, तो मैं वहां जाता था। तो वहां एक से मैंने पूछा ओल्ड टाइमर से, बोला सर ईश्वर की इच्छा और ईश्वर की कृपा में क्या फर्क है, आप बता सकते हैं? तो उन्होंने मुझे बताया, बोले हाँ बता सकता हूँ। मैंने कहा सर बिल्कुल सरल करके समझाना। बोले हाँ बिल्कुल सरल समझाऊंगा। उन्होंने बोला ईश्वर की कृपा यानी जो हमारे साथ अच्छा 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 हो रहा, वो ईश्वर की कृपा है। और ईश्वर की इच्छा है ने जो हमारी इच्छा से मैच नहीं हो रहा या कई बार हमको वो कबूल नहीं है, वो ईश्वर की इच्छा है। तो ये समझने के कारण मुझे फिर तीसरा कदम समझने में बड़ी सहूलियत हुई और मैं अपनी जिंदगी में ईश्वर की इच्छा को कबूल करना सीख सका। शुरुआत में जब मैं नया नया था, तो एक बार मैं एक ग्रेटिट्यूड के ऊपर बोल रहा था और ज्यादा साल मुझे नहीं हुए थे। बम्बई के एक मेंबर थे, उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था, वो आए हुए थे, वो सुन रहे थे कि मैं ग्रेटिट्यूड पे बोल रहा हूँ। जब मेरा बोलना खत्म हो गया, तो उन्होंने मुझे बुलाकर बोला जीवन तू ग्रेटिट्यूड पे बोल रहा था और ग्रेटिट्यूड लिस्टिंग के बारे में तूने नहीं बोला, तू करता है ग्रेटिट्यूड लिस्टिंग? इनफैक्ट उस समय तक मैं नहीं करता। मैंने कहा सर थोड़ा अच्छे से समझा दीजिए। समझ तो मैं गया था, पर जानबूझ के मैंने बोला अच्छे से समझा दीजिए। बोले अक्सर हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन ग्रेटिट्यूड लिस्टिंग यानी आज हमारे पास क्या क्या है उसकी लिस्ट तूने कभी बनाया है? तो आज मेरा ऐसा मानना है कि आज का दिन ग्रेटिट्यूड लिस्टिंग का भी दिन है, हर एक के लिए। किसी को 36 साल हुए, किसी को 30 साल हुए, किसी को 32 साल हुए, किसी को 36 दिन हुए, लेकिन आज हमारे पास 36 दिन में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 10 साल में, 20 साल में हमारे पास क्या क्या है उसकी लिस्टिंग। मैं जब जब ग्रेटिट्यूड लिस्टिंग करता हूँ, तो मैं देखता हूँ ऊपर वाले ने मुझे जरूरत से ज्यादा दिया है, मेरी औकात से ज्यादा दिया है। मैं अब कुछ मांगता नहीं ऊपर वाले से, मैं बोलता हूँ जो तूने दिया है इसको वापस मत लेना। ए प्रोग्राम में कई प्रश्न मेरे मन में खड़े होते थे, क्योंकि मैं एक ऐसे बड़े इंस्टीट्यूशन में काम करता था जहाँ बड़े बड़े वाउचर पास करने पड़ते थे, बड़े बड़े डिपार्टमेंट से करस्पॉन्डेंस करना पड़ता था। तो मैं सोचता था मेरी गलती ना हो जाए, तो मैं हर चीज का साइंटिफिक आंसर ढूंढने की कोशिश करता था और सब कुछ डिटेल में जानना चाहता। ए में आया, प्रार्थना करके शराब तो बंद हो गई, लेकिन प्रार्थना से साइंटिफिकली शराब कैसे बंद होती है ये मेरे को पूछना था। मैंने कई लोगों से पूछा, कोई मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा। मैं डेढ़ डेढ़ साल में ही नागपुर में एक स्पीकर करके एस्टेब्लिश हो गया था। तो मैं 1.5 साल सोबर था, एक मीटिंग में बोल रहा था। तो
तो मैंने कई लोगों से पूछा कि ये प्रार्थना, तो कोई उत्तर नहीं दे पा रहा था। फिर 1.5 साल बाद मैं एक मीटिंग में शेयर कर रहा था और वहां मैंने शेयर किया कि हमने ए का प्रोग्राम हमने अध्यात्म से, धर्म से, मनोचिकित्सा से, मनोविज्ञान से सबसे लेकर बनाया है और ये प्रार्थना करके वन डे एट ए टाइम मेरी शराब दूर है, शराब से दूर हूँ। लेकिन प्रार्थना कैसे काम करती है मुझे नहीं मालूम। मेरे स्पॉन्सर ने बोला तुमको इंजेक्शन के बारे में भी क्या मालूम है, डॉक्टर देता है तुमको फायदा हो जाता है, दवाई के बारे में तुमको क्या मालूम है उसमें कौन सी दवाई है, तो तुम ये सब छोड़ो, प्रार्थना से फायदा हो रहा है वही ठीक है। पर मैं कन्विंस नहीं था, तो मैंने ये शेयर किया। उस मीटिंग के जो चीफ गेस्ट थे वो सोशल साइंस के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे यूनिवर्सिटी के, तो वो नोट कर रहे थे सब। मैंने कहा ये क्या नोट कर रहे हैं, मैंने कहा करने दो नोट, मैं तो सही बोल रहा हूँ। तो बाद में उन्होंने बोला कि अभी जीवन भाई ने बोला कि हमने अध्यात्म से, मेडिकल साइंस से, मनोचिकित्सा से, मनोविज्ञान से सारी चीजें ली, तो ये आप प्रार्थना कैसे काम करती है, ये आपको अगर एक साइंस में जवाब नहीं मिला तो आपको दूसरे साइंस में खोजना चाहिए। मैं सोशल साइंटिस्ट हूँ, मैं सोशल साइंस पढ़ाता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि अल्कोहलिज्म के बारे में सोशल साइंस क्या कहता है और प्रार्थना के बारे में क्या कहता है। और फिर उन्होंने बताया कि ये जो अल्कोहलिज्म है उसको सोशल साइंस एक प्रकार का पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन बोलता है, कि हम अंदर से ऑर्गेनाइज नहीं थे, इसलिए हम गलत आदत को एक्सपोज हो गए, गलत आदत में हम चले गए, हमारी दिमाग, हमारी सारी ताकत बटी हुई थी, हम इसलिए गलत आदत में चले गए। लेकिन जो आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने से हमारी जो खोई हुई शक्तियां हैं, हमारा जो अनमैनेजेबिलिटी है, ये जो एक डिसऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रार्थना करने से हम ऑर्गेनाइज होने लगते हैं, हमारी खोई हुई, बिखरी हुई शक्ति एकजुट होने लगती है और हम फिर एक सही निर्णय ले पाते हैं। और फिर ये 12 कदमों का कार्यक्रम, ए का प्रैक्टिकल अध्यात्म हमारे को फायदा हो जाता है और हम सही निर्णय लेकर शराब से दूर हो जाते हैं। और फिर मैं हमेशा बात को समझने की कोशिश करता रहा, पूछता रहा। अब मैं बार बार सुनता रहा, एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है, आध्यात्मिक कार्यक्रम है। शुरू शुरू में मैं अध्यात्म को लेकर भी कंफ्यूज था, फिर ओल्ड टाइमर लोगों ने बताया अध्यात्म के बारे में, और फिर एक जन ने मुझे अध्यात्म की परिभाषा बताई। अध्यात्म की कई परिभाषा है, लेकिन जो ए को सूट करती है वो मैं बताता हूँ। आत्मा के अध्ययन का नाम अध्यात्म है। चौथे और 5वें कदम पे हम अपना अध्ययन करते हैं, अपना कैरेक्टर डिफेक्ट सब कुछ लिखते हैं, दूसरे 5वें कदम पे दूसरे के साथ चर्चा करते हैं। एक और परिभाषा है जो ए को सूट करती है अध्यात्म की कि ऊपर वाले के अस्तित्व को स्वीकार करके सीधी सादी जिंदगी बिताने का नाम अध्यात्म है। तो ये सब कार्यक्रम पे हम चल रहे हैं, धीरे धीरे हम ए के कार्यक्रम पे मैं चलता रहा। सोबर रहने के लिए ए हमारी मजबूरी है और अध्यात्म ए की मजबूरी है, क्योंकि आज से 90 साल पहले कार्ल जुंग ने कहा था, जो मनोचिकित्सा के बहुत बड़े सशक्त हस्ताक्षर थे, उन्होंने कहा था कि मैं एक शराबी की शराब छुड़ाने के मामले में मेडिकल साइंस को हेल्पलेस पाता हूँ, और मेडिकल साइंस इज हेल्पलेस, वो शराबी की शराब नहीं छुड़ा सकता। हाँ, एक आध्यात्मिक कार्यक्रम, एक पर्सनालिटी चेंज का कार्यक्रम एक अल्कोहलिक की दारू छुड़ा सकता है। अब ये मैंने सब पढ़ा और फिर एक कार्यक्रम में मैंने ये बोल भी दिया, मेडिकल साइंस इज हेल्पलेस एक अल्कोहलिक की दारू छुड़ाने के मामले में, और कार्ल जुंग ने कहा है, और आज भी स्थिति वैसी है। अब भैया मैं बोलकर वापस आया तो मैंने देखा लिखा हुआ था बोर्ड में, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, लायंस क्लब जैसी सब मिलके प्रस्तुत करते हैं अल्कोहलिज्म के ऊपर सिंपोजियम। अरे मैंने कहा ये मैंने कहां पर कौन सी बात बोल दी। लंगड़े को लंगड़ा कहना भी अच्छी बात नहीं है, ये मैं डॉक्टर लोग सब नाराज हो जाएंगे। लेकिन मेरे बाद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट
मेडिकल कॉलेज के मनोचिकित्सा के आए और उन्होंने एडमिट किया कि आज भी स्थिति जैसी की वैसी है। तो आज ये हमारी मजबूरी है। ए का बेस अध्यात्म है और अध्यात्म का बेस ऊपर वाला या उच्च शक्ति है, जिसके बगैर अध्यात्म पूरा नहीं हो सकता। और ए में मैंने धीरे धीरे सीखा ईश्वर से बात करने का नाम प्रार्थना है और ईश्वर की इच्छा को जानने का और समझने का नाम ध्यान है। ध्यान को लेकर मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि इंग्लिश में तो एक ही शब्द है मेडिटेशन, हिंदी में तो कई शब्द हैं, मनन, चिंतन, ध्यान, तो ये सब मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा था। लेकिन एक दिन मैं रेलवे स्टेशन में गया हुआ था और मेरी गाड़ी आने में टाइम था, तो एक अनाउंसमेंट हुआ, कृपया ध्यान दीजिए। अरे मैंने कहा रुक जाओ, सुनो अपनी गाड़ी के बारे में कुछ अनाउंसमेंट है क्या? तो उसने पूरी बात बताया। उस दिन मेरे समझ में आया, सारी तरफ से सारी फालतू बातों से ध्यान को हटाकर एक तरफ कंसंट्रेट करने का नाम ध्यान है। और उस दिन से मैंने वो ध्यान करने की बात को सोचा, प्रार्थना, मनन, चिंतन मैं सीखने लगा। मैंने कई लोगों से पूछा और आखिरी में मैंने ध्यान, मनन, चिंतन मैंने एक ही किताब में भी लिखा है और मेरे स्पॉन्सर ने भी बताया कि मैं रात को सोते वक्त करता हूँ। तो फिर मैं रात को जब सोने के लिए जाता हूँ तो मैं जब तकिया पे सर रखता हूँ तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट लगता है नींद आने में। तो उस समय मैं प्रार्थना, ध्यान, मनन, चिंतन, तीसरा कदम, चौथा कदम, सब 10वां कदम सब लेता हूँ और अपना मेडिटेशन करता रहता हूँ। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सोते वक्त मेडिटेशन करने का और प्रार्थना करने का मुझे फायदा क्या होता है, मुझे एक बोनस मिलता है। बोनस ऐसा है कि एक ही किताब में लिखा है, एक शब्द है कल्पना विलास। कल्पना विलास क्या है कि जो हमारी वीकनेस है, वो वीकनेस के बारे में हम सोचते रहते हैं। अगर पैसा हमारी वीकनेस है तो हम पैसे के बारे में सोचते रहेंगे, कैसे हम पैसा कमा लें। अगर रिजेंटमेंट, खुन्नस हमारी कमजोरी है तो हम रिजेंटमेंट, खुन्नस के बारे में सोचते रहेंगे और लोगों के बारे में सोचते रहेंगे। अगर किसी से दुश्मनी है, खुन्नस है, हम सोचेंगे उसका एक्सीडेंट हो जाए। और अगर किसी ए वाले से दुश्मनी है, खुन्नस है, तो हम सोचेंगे इसकी स्लिप हो जाए। तो ये कल्पना विलास है। और अगर सेक्स हमारी कमजोरी है तो हम सेक्स के बारे में सोचते रहेंगे, गांव भर की औरतों के साथ सेक्स करते रहेंगे। तो ये जो कल्पना विलास है, तो मैं जब ये सोते वक्त ध्यान, मनन, चिंतन करता हूँ तो मुझे इस कल्पना विलास से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि मेरे पास एक ही दिमाग है। अगर मैं उसको ध्यान में, मनन, चिंतन में बिजी रखता हूँ तो मैं कल्पना विलास से बच जाता हूँ। कल्पना विलास दिन में भी होता है लेकिन रात को थोड़ा ज्यादा होता है, तो उससे मैं बच जाता हूँ। अगर कोई आज मुझे 36 साल के बाद बोले, जीवन भाई आप ए के प्रोग्राम को, ए के 12 कदम को 4 शब्दों में 4 लाइन में बता सकते हो, तो मैं कहूंगा यस, बिल्कुल बता सकता हूँ। ए का जो प्रोग्राम ये सिखाना चाहता है हमको कि एक अल्कोहलिक बेसिकली किसी चीज के ऊपर डिपेंड करने वाला होता है। हमारी डिपेंडेंसी पहले अल्कोहल के ऊपर थी। एक के 12 कदम धीरे 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 हमारी डिपेंडेंसी को अल्कोहल से निकालकर ईश्वर के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। और या तो इट इज आइदर बॉटल और गॉड, हमको एक का सहारा लेना ही पड़ेगा। या तो शराब का सहारा लेना पड़ेगा या ऊपर वाले का सहारा लेना पड़ेगा। तो आज मैंने डिपेंड करता हूँ ईश्वर के ऊपर। कोई भी तकलीफ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मैं बिल्कुल ईश्वर के पास ही जाके सर फोड़ता हूँ, उनसे ही मदद मांगता हूँ, उनका ही ध्यान करता हूँ। ये सब मुझे ए ने सिखाया। मैं नया था, मेरे घर में एक बड़ा फैमिली प्रॉब्लम था, मेरी बहन को लेकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और मेरे जो ग्रैंड स्पॉन्सर थे, अभी उनका नाम लिया था शेखर ने, वो मेरे ग्रैंड स्पॉन्सर थे, लेकिन मेरी उनसे बहुत पटती थी। वो रहते थे बंबई में और मैं जिस समय की बात कर रहा हूँ उस समय ये मोबाइल नहीं थे, मेरे पास भी नहीं था। और मेरे पास लैंडलाइन भी नहीं था।
तो ये मैं बात कर रहा हूँ 86 से 90 के बीच में, दरमियान 86 टू 90 में मेरे यहाँ ट्रंक वो आया लैंडलाइन। तो उस पीरियड में मुझे ट्रंक कॉल बुक करके बात करना पड़ता था। तो एक दिन रात को 9 बजे मैंने अपने ग्रैंड स्पॉन्सर को ट्रंक कॉल बुक किया, क्योंकि 9 बजे के बाद थोड़े पैसे कम लगते थे। तो मैंने उनको ट्रंक कॉल बुक किया और उनकी वाइफ ने फोन उठाया। मैंने कहा मुझे बात करना है, मैं जीवन बोल रहा हूँ। बोले जीवन वो तो अभी घर में नहीं है, तुम कल उनको फोन करना, कल 9 बजे मैं उनको बुला के रखूंगी। अरे मैंने कहा ये बहुत मुश्किल हो गई। उस दिन बहुत बड़ा मेरे घर के प्रॉब्लम को लेकर मैं सो नहीं पाया, रात भर जागता रहा। और दूसरे दिन सवेरे मैंने दोपहर को जाकर फुल रेट में ट्रंक कॉल बुक किया और ट्रंक कॉल बुक किया। उस समय एक सुविधा थी, एक लगता था पीपी। पीपी का मतलब होता था पर्सन प्रेजेंट। अगर वो पर्सन प्रेजेंट है तो ही आपका ट्रंक कॉल लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो मैंने पीपी लगाया उसके ऑफिस में। लकीली उसको वो मिल गया ऑफिस में। मैंने कहा सर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आपको तो मालूम है, मुझे निर्णय लेना है, एक टूक निर्णय लेना है, आर या पार। मुझे आज निर्णय लेना है। आप मेरी पूरी प्रॉब्लम जानते हो, मैंने क्या निर्णय लेना चाहिए मुझे बताइए। मेरी वाइफ ये कहती है, मेरी बहन ये कहती है, मेरी माँ ये कहती है। मेरे ग्रैंड स्पॉन्सर ने कहा जीवन सुन लो पूरी बात, निर्णय वो लेना जो निर्णय लेके तुमको डर नहीं लगेगा। जीवन निर्णय वो लेना जो निर्णय लेने के बाद तुमको अच्छे से नींद आएगी। जीवन निर्णय वो लेना जो निर्णय लेने के बाद तुमको खुशी होगी। जीवन वो निर्णय लेना जो निर्णय लेने के बाद तुमको ग्लानि नहीं होगी। इन सारे मेजरमेंट के ऊपर बेस करके तुम निर्णय लेना। तुम अभी घर जाओ, अपनी वाइफ से, अपनी माँ से बात करो और सब मिलकर निर्णय लो। उसके बाद भी अगर तुम निर्णय नहीं ले पाते हो तो तुम रात को 9 बजे फोन करना। उस दिन रात को 9 बजे तो क्या, उस दिन से आज तक मुझे कोई निर्णय लेने में देरी नहीं लगती और मैं बिल्कुल इसी बेस पर निर्णय लेता हूँ कि मेरे को ये निर्णय लेने के बाद डर नहीं लगेगा, ये निर्णय लेने के बाद खुशी होगी, ये निर्णय लेने के बाद नींद आएगी, ये निर्णय लेने के बाद ग्लानि नहीं होगी। तो मैं इसी बेस के ऊपर निर्णय लेता हूँ। ये मुझे मेरे ग्रैंड स्पॉन्सर ने समझाया। बरसों बाद मेरी समझ में आया कि ये भी हमको यही 12 कदमों में सिखाना चाहती है। एक एक कदमों पे चलकर हमारी जिंदगी में चमत्कार होते रहते हैं, हो सकते हैं। मेरे घर में सुपर मैजिक हुआ। मैं 10 साल सोबर होऊंगा। मेरा लड़का भी छोटा था और एक बार उसके स्कूल से बार बार कंप्लेंट आ रही थी और वो अपनी ग्रैंड मदर की भी बात नहीं सुन रहा था, मेरी भी बात नहीं सुन रहा था, होमवर्क भी नहीं कर रहा था, उसकी टीचर को जाके मिलता था तो फिर वो बहुत ये करता था और ग्रैंड मदर की भी नहीं सुन रहा था, मेरी वाइफ की भी नहीं सुन रहा था। और मैं बड़ा गुस्से में था और जोर जोर से टीवी चल रहा और मेरी माँ चिल्ला रही है, मेरी बीवी चिल्ला रही। मैं बहुत गुस्से में आ गया और मैंने अपने लड़के को खूब मारा। मैंने शायद पहली और आखिरी बार ही अपने बच्चे को मारा होगा। मेरा एक ही लड़का है, तो उसको मैंने उस दिन बहुत मारा। और मारते मारते मैंने देखा सारा मोहल्ला बाहर के गेट से झांक झांक के देख रहा था कि इसके घर में तो शांति रहती है, ये तो दारू पीता नहीं है, ये में जाता है, ये आज क्यों इतनी मारपीट कर रहा है, चिल्ला रहा है। तो सब झांक झांक के देख रहे थे। मुझे एहसास होने लगा कि मैंने गलती की है और इससे में मेरी वाइफ ने इशारा किया लड़के को और ऊपर भगा दिया फर्स्ट फ्लोर में, तू जा वहां जाके पढ़ाई कर। वो चला गया वहां और फिर मेरी वाइफ ने, मेरी माँ ने मुझे लाके ठंडा पानी दिया, मैंने पिया। मेरी वाइफ भी एल एनॉन में जाती थी, वो जानती थी कि मैं बड़ा सेंसिटिव हूँ। उसने मुझसे कहा आपने इतना मारा लड़के को, इतना मारा जाता है, आज रात को आपको नींद आएगी? मैंने कहा नहीं उर्मिला गलती हो गई। बोले गलती हो गई, जाओ उससे सॉरी बोलो। जैसे मेरी वाइफ ने बोला जाओ सॉरी बोलो, मुझे 10वां कदम याद आया, कंटिन्यू टू टेक पर्सनल इन्वेंटरी एंड एडमिटेड व्हेन वी वर रॉन्ग। मैंने कहा आज ये 10वां कदम
अपनाने का दिन है। मैं फौरन ऊपर गया तो मेरा लड़का डरा हुआ था छोटा, उसको लग रहा था फिर से मारने आए हैं क्या। मैं बैठा, मैंने उसके आंसू पोंछे, उसको लगा नहीं अब नहीं मारेंगे, उसका गाल सहलाया, उसको प्यार किया और फिर धीरे धीरे उसको समझाया कि मेरा बेटा तेरे स्कूल से कंप्लेंट आ रही, तू दादी माँ की भी नहीं सुनता, मेरी भी नहीं सुनता, माँ की भी नहीं सुनता, तेरी गलती है ना, इसलिए मैं आज मेरा टेम्पर लूज हो गया और मैंने मारा, आई एम सॉरी, मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। मेरा लड़का भी हंसने लगा, उसने कहा पापा माफी मत मांगिए। मैंने कहा माफ कर दिया बेटा, बोले हाँ माफ कर दिया, और वो नॉर्मल हो गया। मैं नीचे आया, मेरी वाइफ ने बोला क्या हुआ, मैंने कहा वो नॉर्मल है, वो ठीक हो गया, मैंने उससे माफी मांग ली। और फिर मेरी वाइफ ने बेल बजाई, हाँ, और मेरी वाइफ ने उससे कहा चलो नीचे आओ, खाने का टाइम हो गया, आओ खाना लगाओ। और वो आया और उसने खाना लगाने लगा, टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे टीवी चालू हो गया। इस सारे एपिसोड में 20 मिनट लगे होंगे। 20 मिनट के बाद हमारा पूरा परिवार टेबल में बैठ के खाना खा रहा था और हमारे यहाँ टीवी बज रहा था। सारा मोहल्ला देख रहा था कि 20 मिनट के पहले इनके यहाँ चिल्लाना, गाली गलौज, मारपीट हो रही है, और आज 20 मिनट के बाद ये लोग एक टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं और इनके घर में टीवी बज रहा है। ये चमत्कार सिर्फ एक ए मेंबर के घर में हो सकता है और किसी के घर में नहीं हो सकता। मैं दूसरा चमत्कार बताता हूँ कि वही लड़का मेरा जब बड़ा हो गया तो उसको मालूम था कि मेरे पापा हर बात पे माफी मांगते हैं। एक बार वो ऑफिस से निकला, 7:30-8 बजे वो ऑफिस से निकलता था और उसका पैदल ही, वो अंधेरी में रहता था और वॉकेबल डिस्टेंस पे उसका घर था। तो वो जाते जाते मैं उससे बात कर रहा था और एक काम वो कर नहीं पा रहा था, शायद शायद वो काम के कारण, ऑफिस के कारण वो काम हो नहीं पा रहा था। तो मैंने पूछा वो काम हो गया, ये वो, नहीं मारा, नहीं। तो मैं बहुत चिल्लाया उसके ऊपर, बहुत मैंने डांटा, बहुत डांटा। तो नाराज होकर उसने फोन बंद कर दिया, और फोन बंद कर दिया तो मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने गलती की, मेरे को उसके पीछे नहीं पड़ना था। और फिर मैंने रात को कई बार फोन लगाया, उसने मेरा फोन नहीं उठाया। और एक्चुअली क्या हुआ कि मैं चिल्लाया तो वो भी मेरे ऊपर चिल्लाया, और मेरे ऊपर चिल्लाने के बाद उसने फोन बंद कर दिया। तो मैं एक्चुअली उसके चिल्लाने से दुखी नहीं था, मुझे मालूम था कि मैं उसके पीछे पड़ रहा हूँ, इसलिए वो मेरे ऊपर चिल्लाया। लेकिन 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 वो दूसरी बात, फिर उसने फोन किया, दूसरे दिन फोन किया, तो मैंने कहा बेटा मैं माफी मांगना चाहता हूँ। तो बोला पापा अभी आप कुछ मत बोलो, अभी आप कुछ मत बोलो, मैं मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ, वो सुनो। और उसने बोला पापा मैं कल आपके ऊपर चिल्लाया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आप। मैंने कहा नहीं बेटा गलती मेरी थी। बोले नहीं नहीं पापा, गलती आपकी भी हो तो मुझे आपके ऊपर नहीं चिल्लाना चाहिए था। मैंने कहा देखो, एक संस्कार मुझसे मेरे लड़के ने सीख लिए। आज मेरे घर में चमत्कार ये होता है कि मैं कितना भी चीखूं, कितना भी चिल्लाऊं, मेरे मेरे मेरी वाइफ और मेरे लड़का एक दूसरे की तरफ देखकर हंसते रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये अभी अभी चिल्ला रहे हैं और थोड़े देर के बाद माफी मांगेंगे। तो उनको मालूम है, इसलिए मेरे चीखने चिल्लाने का कोई उन पे असर नहीं है, और वो बिल्कुल लाइटली लेते हैं कि अभी इनको दौरा पड़ा है, थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएंगे। मैं इतना सब कुछ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसी है कि वी शेयर अवर एक्सपीरियंस, लेकिन एक एक्सपीरियंस बताना जरूरी है। मैंने क्यों ए को सीरियसली लिया और मैंने क्या गलती की, वो मैं बताना चाहता हूँ। वो गलती दूसरे न करें, इसलिए बता रहा हूँ। मैं 10 महीने सोबर था, मैं 10 महीने सोबर था, लेकिन मैं बिल्कुल ड्राई ड्रंक था, और मैं बिल्कुल ए में टाइम पास करने के लिए जा रहा था, और मैं सिर्फ और ए को कुछ भी अपना नहीं रहा था। और आज से 35 साल 2 महीना पहले, 36 साल पहले हो गए मेरी सोब्राइटी को, तो 35 साल पहले मैंने गुस्से में आखिरी थप्पड़ अपनी वाइफ को मार दिया। और एक अल्कोहलिक ने अपनी वाइफ को थप्पड़ मारा, एक सोबर आदमी ने अपनी वाइफ को थप्पड़ मारा, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है।
जितना महत्वपूर्ण मेरी औरत ने जो कहा था वो है। आज उसको 35 साल बाद याद नहीं होगा, लेकिन मुझे याद है। उसने कहा था, आप दारू पी रहे कि नहीं पी रहे, हमको एक कौड़ी फर्क पड़ा नहीं। आप ए में जा रहे कि नहीं जा रहे, हमको एक कौड़ी फर्क पड़ा नहीं। ये अपनी शेयरिंग ए में जाके करना। हम तो आज जैसे पहले दुखी थे वैसे आज दुखी हैं। जैसे आप पहले राक्षस थे वैसे राक्षस आज है। 10 महीने की सोबराइटी के बाद मेरी बीवी के ये उद्गार थे। और मैंने जब अपनी जाकर स्पॉन्सर को बताया तो स्पॉन्सर ने बोला, जीवन तुम्हारी वाइफ बिल्कुल सही बोल रही है, यू आर ड्राइव ड्रंक। तुम सिर्फ दारू नहीं पी रहे हो, लेकिन तुम वो सब कुछ कर रहे हो जो तुमको नहीं करना चाहिए। तुमने ए को सीरियसली नहीं लिया। उस दिन से मैंने ए को सीरियसली लिया और मैं ए को सीखता रहा, पूछता रहा। सिर्फ मीटिंग अटेंड करना काफी नहीं है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। सोबर तो 2 स्टेपर भी रहता है, हमें 12 स्टेपर बनना पड़ेगा। रोज हमारी जिंदगी में वो चमत्कार होंगे जो हमने कल्पना भी नहीं की है। सोबर रहने के लिए ये हमारी मजबूरी है। सोबराइटी का आनंद और खुश रहने के लिए हमारे लिए 12 कदम बहुत जरूरी है। 2 स्टेपर वर्ड हमारी एक ही किताबों में लिखा है। 2 स्टेपर यानी पहला कदम लिया, शराब से हार मानी, दूसरे कदम का आधा हिस्सा ऊपर वाले से प्रार्थना की और सीधे 12वें कदम का आधा हिस्सा हम सारी दुनिया को सुधार देते। तो ये 2 स्टेपर जो होते हैं सोबर रहता है, लेकिन स्टेप पे चलने वाले वे जमीन आसमान का फर्क होता है। ना सिर्फ स्टेप, ट्रेडिशन भी हमारी जिंदगी में और हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत काम आते हैं। जब ये मोबाइल निकला तो कई लोग मुझसे कहने लगे कि ए वाले कि जीवन भाई आप मोबाइल क्यों नहीं ले लेते। तो मैंने जाके घर में कहा कि मैं मोबाइल लेना चाहता हूँ। तो मेरा लड़का बोला, पापा को तो खाली ए वालों के फोन आते हैं, तो लैंडलाइन तो है, काय को जरूरत है। मेरी वाइफ भी बोली, नहीं नहीं इनको कोई जरूरत नहीं है, ये फोन कर करके मेरा दिमाग चाटेंगे। मैंने देखा 2/3 मेजॉरिटी मेरे खिलाफ है, तो मैंने बोला ठीक है मैं नहीं लेता मोबाइल। लेकिन साल भर में दोनों को रियलाइज हो गया कि पापा के पास मोबाइल होना चाहिए। क्योंकि मेरी वाइफ बोलने लगी, ये 10-10 बजे तक नहीं आते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। लड़के ने भी बोला हाँ पापा के पास। दो दोस्त 1 साल के अंदर ग्रुप कॉन्शियस चेंज हो गया और मेरे फेवर में आ गया। फिर मैंने मोबाइल लिया। मैं आखिरी अनुभव बताना चाहता हूँ कि दूसरा ट्रेडिशन ने कैसी कैसी मेरे को जिंदगी में मदद किया। मेरे छोटे भाई की डेथ हो गई थी, मैं कलकत्ता गया हुआ था। वहां पर हम मेरे यहाँ जो हमारे रिश्तेदार थे, मेरी बहन थे, उन्होंने फोन करके कहा था कि उनकी बॉडी को रखना, हम लोग आ रहे हैं। हम लोग आ रहे हैं और हम लोग वहां पहुंचे, बॉडी रखी हुई थी। और फिर हम लोग सब ने मुझसे कहा कि हम लोगों में बहुत छूट छाट मानी जाती है, बार बार शमशान में जाना पड़ता है, पूजा करना पड़ता है। तो वो लड़का उनका छोटा था, तो सबने कहा जीवन भाई आप उसको अग्नि दीजिए। मैंने देखा कि जितने हमारे पक्ष के लोग हैं वही सब बोल रहे हैं कि मैंने अग्नि देना चाहिए। और जो मेरे भाई के ससुराल वाले हैं वो तो कोई भी नहीं बोल रहा है। तो मैंने अपनी छोटी बहन को बुलाया और मैंने कहा, लीला तू जाके पूछ विजय की वाइफ से कि अग्नि कौन देगा, भैया दे दे तो ये जाके उससे कंफर्म कर ले। तो मेरी छोटी बहन गई और उसने जाकर मेरे छोटे भाई की वाइफ को पूछा कि अग्नि कौन देगा, भैया दे। तो मेरे छोटे भाई की वाइफ जोर से चिल्लाई, बोली नहीं, मेरे बेटे का हक कोई नहीं छीन सकता। मेरे मेरे पति को अग्नि मेरा बेटा देगा, मेरे बेटे का हक कोई नहीं छीन सकता। मेरी बहन सन्न रह गई। मैं भी दरवाजे के पास सुन रहा था, मैं भी सन्न रह गया। और मैंने सोचा अच्छा हुआ मैंने इससे पूछ लिया। मेरी बहन आकर बोली, भैया अच्छा हुआ अपन ने उसको पूछ लिया। और मैंने मन में सोचा कि बहुत अच्छा हुआ, ये जो ग्रुप कॉन्शियस ने हमको सिखाई है वो मैंने उसके ऊपर काम किया, ग्रुप कॉन्शियस को लेने की कोशिश की।
तो उस दिन से मैं ये बार बार बताना चाहता हूँ कि मैं जितना भी हम ए को सीखने की कोशिश करेंगे उतने में हम फायदे में रहेंगे। आज 36 साल के बाद अगर कोई मुझसे बोलता है, मैंने ये एक्सपीरियंस अपना बताया ना कि अल्कोहलिक बेसिकली किसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है सर, मैंने ये अनुभव बता दिया ना। हाँ, हाँ जी, हाँ, थैंक यू सर। मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि अल्कोहलिक बेसिकली किसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आज भी डिपेंड करता हूँ और ए के 12 कदम उन्होंने मेरी डिपेंडेंसी शराब से निकाल कर ईश्वर पे शिफ्ट कर दी है। मैं ए का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। एक बार नागपुर में हम लोग बार बार डॉक्टरों को बुलाते थे, तो मैं नया नया था, एक बार डॉक्टर आए थे और वो बॉम्बे हॉस्पिटल में भी रह चुके थे और उनके पास कई इंटरनेशनल मैगजीन भी आती थी। तो उनको आखिरी के 15 मिनट, हम लोग 1 घंटे की नागपुर में मीटिंग होती थी, तो आखिरी के 15 मिनट उनको हम बुलाया। तो उन्होंने बोला आपको बहुत कुछ मालूम है अल्कोहलिज्म के बारे में, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो आपको शायद न मालूम हो। उसने बताया कि एक्सेसिव ड्रिंकिंग शरीर के हर पार्ट को डैमेज करता है ऊपर से नीचे तक। तो ब्रेन को डैमेज करता है, आदमी साइकोपैथ होता है। आंख को डैमेज करता है, आंख की रोशनी कम होती है। लंग्स को डैमेज करता है, लिवर को डैमेज करता है, सिरोसिस होता है। उसके नीचे डैमेज करता है, इम्पोटेंसी आती है। फिर उन्होंने जो कहा वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा अगर कोई यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति ये सोच रहा है कि भाई मेरा तो सिर भी सलामत है और सब कुछ सलामत है पैर तक, तो वो धोखे में न रहे। एक्सेसिव ड्रिंकिंग से हमारा लाइफ स्पैन 15 साल से कम हो जाता है। तो मैंने उसी दिन सोच लिया था कुछ भी हो जाए मैं अपनी जिंदगी के वैल्यूएबल 15 साल कम नहीं होने दूंगा। और मैं आज 80 साल तक जिंदा हूँ और ये सारा क्रेडिट अल्कोहलिक्स एनोनिमस को है, ए के 12 कदमों पे है। और आज मैं इसको अपनी ग्रेटिट्यूड शेयरिंग समझ रहा हूँ। और ये ग्रेटिट्यूड डे पर मैंने ए में यही सीखा है कि शेयर अवर एक्सपीरियंस। मैंने अपना अनुभव बताने की कोशिश की, आपने सुना। धन्यवाद। थैंक यू सर।